हेलो गाइस, वेलकम टू मिल्लती क्लासेस। मैं आपके साथ प्रीति कुमारी लेकर के आई हूँ आज प्रैक्टिस सेशन ऑन जनरल स्टडीज एमसीक्यूज पर। तो चलिए, वनडे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं जिन पर आज हमें चर्चा करनी है। तो गाइस, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगी, यदि आप हमारी क्लास में नए हैं, हमारे सेशन पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लास्ट तक देखिएगा। यदि आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गाया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया था वंदे मातरम। मद्रास 1887, इलाहाबाद सत्र 1888, कलकत्ता सत्र 1896 या फिर कलकत्ता सत्र 1911। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कलकत्ता सत्र 1896 में पहली बार, देखिए ये राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गीत है, मैं बात करूं वंदे मातरम था, तो ये सबसे पहले कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था। तो कलकत्ता का सत्र था 1896 का, यहाँ पर गाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे मैं बात करती हूँ कि भारतीय राष्ट्रीय गान या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज कौन थे। जॉर्ज ह्यूल या फिर विलियम बेडरवन या फिर एओहून या फिर लॉर्ड डरफिन। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर जॉर्ज ह्यूल। जॉर्ज ह्यूल जो थे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जॉर्ज ह्यूल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज थे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारत में सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, तो भाई कहाँ पर है सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र। तो ये कहाँ पर है, भिलाई में, बोकारो में, राउरकेला में या फिर दुर्गापुर में। तो देखिए भारत को जो सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है, तो ये सबसे बड़ा इस्पात संयंत्र है आपका भिलाई में। कहाँ पर है, भिलाई में। चलिए आगे मैं बात करती हूँ यहाँ पर इस पर। तो ये क्या है, भिलाई स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र को स्टील कंपनी यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की एक प्रमुख शाखा एकीकृत इस्पात संयंत्र इकाई है, जो सबसे बड़ी और सबसे लाभदायक उत्पादन संयंत्र है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कौन सी ऐतिहासिक घटना यानी कि 2019 में अपना 77वां वर्ष यानी कि 77वां वर्ष पूरा करेगी। तो भाई कौन सी ऐसी है जो 77वां वर्ष पूरा करेगी, कौन सी ऐसी ऐतिहासिक घटना है यहाँ पर, यानी कि असहयोग आंदोलन या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन या फिर दांडी मार्च या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो भाई इसने पूछा है 2019 में अपना 77वां जो वर्ष पूरा करेगी, तो कौन सी कर रही है, किसने करा है। तो भारत छोड़ो आंदोलन को जो है यानी कि 77 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं 2019 में। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यात्री सबसे अंत में आया था। तो कौन सा यात्री है जो सबसे अंत में आया था। ह्वेन त्सांग था या फिर वास्को डी गामा था या फिर इब्राहिम बतूता था या फिर मैं बात करूँ मेगास्थनीज था। तो भाई कौन आया था सबसे लास्ट में। चलिए सही आंसर क्या होगा यहाँ पर। बात करूँ वास्को डी गामा को, तो वास्को डी गामा सबसे लास्ट में आया था। ठीक है, ये यात्री जो सबसे लास्ट में आया था, ये कब आया था आपका, ये आया था 20 मई 1498 को, यानी कि ये आया था आपका, कब आया था, 20 मई को आया था, 1498 को भारत आया था। चलिए आगे मैं बात करती हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भाई यूएनसीएसओ यानी कि यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टीन यानी कि रजत पदक किस पुरस्कार में प्रदान किया जाता है। तो भाई किस में किया जाता है, कलिंग पुरस्कार में, एबल पुरस्कार में या धन्वंतरी पुरस्कार में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल कलिंग पुरस्कार में जो है यानी कि आपका यूनेस्को का जो अल्बर्ट आइंस्टीन रजत पदक दिया जाता है, तो ये दिया जाता है कलिंग पुरस्कार में। चलिए आगे मैं बात करती हूँ यानी कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन नहीं थे। तो भारत के उप प्रधानमंत्री की बात की है मोरारजी देसाई, यशवंत राव चौहान या फिर लाल कृष्ण आडवाणी या फिर अर्जुन सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह जो थे यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जबकि मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद पर शोभित हुए हैं, और यशवंत राव चौहान भी और लाल कृष्ण आडवाणी भी। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भाई यूट्यूब का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भाई यूट्यूब का हेडक्वार्टर के बारे में बात करिए, तो यूट्यूब का जो मुख्यालय कहाँ पर है,
सैन ब्रूनो में है, या फिर सैन फ्रांसिस्को में है, या फिर लॉस एंजलिस में है, या फिर एलियानस में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल, यानी कि सैन ब्रूनो। सैन ब्रूनो में जो है यूट्यूब का मुख्यालय है। चलिए, इंपोर्टेंट है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस भारतीय राज्य में यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो कौन सा ऐसा भारत का राज्य है जो इंटरनेशनल सीमा या इंटरनेशनल लाइन टच नहीं करता है, इंटरनेशनल जो लाइन है उससे बॉर्डर नहीं बनाता है। सिक्किम है, बिहार है, या फिर आपका राजस्थान है, या फिर तेलंगाना है। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, यानी कि तेलंगाना। तेलंगाना जो मैं बात करूँ, ये जो राज्य है यानी कि ये किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं होता। सिक्किम भी होता है, बिहार भी होता है, राजस्थान भी होता है। चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर कि इनमें से पूछा है कि भाई इनमें से कौन सा बेमेल है, यानी कि कौन सा सही मेल नहीं खाता। मैं बात करूँ यानी कि तेलंगाना, तो तेलंगाना की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं बात करती हूँ के चंद्रकाश राव, या फिर असम की बात करते हैं असम, तो मैं बात करूँ यहाँ पर यानी कि आपका सारवंदा सोनोवाल, या फिर मेघालय में यहाँ पर जो यानी कि आपका बिप्लब कुमार, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पर मणिपुर की, तो यहाँ पर जो है यानी कि आपका कौन होगा? नाथुला। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर यानी कि ये सभी मेल सही है ये, लेकिन मैं यहाँ बात करूँ मेघालय की, तो यहाँ पर मैं बात करूँ यानी कि बिप्लब कुमार देव, यहाँ से मेल नहीं खाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि आदि शंकराचार्य के गुरु कौन थे। आदि शंकराचार्य की बात हुई है तो इनके गुरु कौन थे? गोविंद भगतपाद जी, या फिर मैं बात करूं बिरदानंद, समानंद, या फिर यानी कि सामर्थ रामदास। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो गुरु यानी कि शंकराचार्य के जो गुरु थे क्या थे ये? तो ये थे गोविंद भागवतपद। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भाई पीटर मुंडी जो है डैश डैश, पीटर मुंडी डैश डैश के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था इन्होंने। तो अकबर के, या फिर जहांगीर के टाइम पीरियड में, या शाहजहां के, या फिर औरंगजेब के। तो भाई किसके समय में इन्होंने दौरा किया था? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि शाहजहां। तो पीटर मुंडी जो आए थे, मैं बात करूं भारत, तो ये आए थे किसके शासनकाल में? शाहजहां के शासनकाल में आए थे। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि अंत्योदय दिवस कब मनाया जाता है? भाई अंत्योदय दिवस के बारे में बात करिए। हाँ, 25 दिसंबर को, या फिर 25 सितंबर को, या फिर 14 नवंबर को, या फिर आपका यानी कि 7 अप्रैल को। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 25 सितंबर को मनाया जाता है आपका अंत्योदय दिवस। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर कि एडोल्फ हिटलर का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो भाई एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था? रूस में, जर्मनी में, या फिर ऑस्ट्रिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑस्ट्रिया की मैं बात करूं तो यानी कि जो एडोल्फ हिटलर था, इसका जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य संभाला है या कार्यभार संभाला है? तो भाई कहाँ? पंजाब हरियाणा के, या फिर उड़ीसा के, या फिर उत्तराखंड, या फिर गुवाहाटी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो मैं बात करूं यानी कि जो 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में यानी कि जो अपॉइंट किए गए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, तो ये न्यायालय तो पंजाब और हरियाणा के जो है बात करूं मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। चलिए आगे बात करती हूँ। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष बंगाल को फिर से जोड़ा गया था। तो भाई बंगाल को फिर से कब जोड़ा गया है? 1905 में, या 1906 में, या 1909 में, या 1911 में। सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 1911 में बंगाल को फिर से जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर यूएनआईडीओ। तो भाई यहाँ पर यानी कि यूएनआईडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, रोम में है, या फिर वियना में है, या फिर वाशिंगटन डीसी में है। सही आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। तो देखिए वियना की मैं बात करूँ तो यानी कि आपका यूएनआईडीओ का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? आपका वियना में है। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पर यानी कि गिब्सन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो जो गिब्सन रेगिस्तान है ये कहाँ पर अवस्थित है? भारत में है, या कनाडा में है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में है, या फिर ब्राजील में है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सी इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही, ऑस्ट्रेलिया।
तो मैं बात करूं गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पाए जाते हैं या किस देश में है ये, तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ किस वंश से संबंधित है? तो दीवान ए वकूफ भाई किस वंश से संबंध रखता है? गुलाम वंश से, खिलजी वंश से, तुगलक वंश या फिर लोधी वंश? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो दीवान ए यानी कि वकूफ, दीवान ए वकूफ जो संबंध रखता है किससे रखता है? ये खिलजी वंश से संबंध रखता है दीवान ए वकूफ। चलिए आगे बात करती हूँ। यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो भाई मैंने पूछा है यहाँ पर कि कौन सी झील जो है राजस्थान में नहीं है। डिडवाना, या फिर मैं बात करूँ लूणकरणसर, या फिर पचपदरा, या फिर यानी कि फुलर झील। तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए फुलर झील। ये जो है फुलर झील कहाँ पर है? ये J&K में है, लेकिन बाकी सारी झीलें कहाँ पर है? ये सारे की सारी झीलें कहाँ पर है आपकी? ये सारी झीलें हैं आपकी राजस्थान में। चलिए आगे बात करती हूँ यहाँ पर, रूमटेक मठ जो है किस राज्य में स्थित है? तो आप मुझे बताएंगे रूमटेक मठ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, या फिर सिक्किम में, या फिर मेघालय में है? तो रूमटेक मठ की बात करिए कहाँ पर है? ये सिक्किम में। जो रूमटेक मठ है ये कहाँ पर है? सिक्किम में। चलिए तो गाइज इस क्लास में रखते हैं इतना ही, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।